जय हिंद। तो दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे का फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुका है। मेरा दोस्त है जो कि अभी अपना ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास भेजा था, तो मैं उसका अभी रिवील करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी है और आपको कब रिपोर्ट करना है, कितना पहले आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप यदि आपकी डॉक्यूमेंट बनवाने में लेट हो जाती है तो आपका उसके लिए क्या उपाय है, यदि आप कहीं सर्विस करते हैं तो आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए फाइनली देखते हैं कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और ज्वाइनिंग लेटर कैसा है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जाकर। उसके बाद आप वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा आएगा। तो चलिए फाइनली ज्वाइनिंग लेटर को रिवील करते हैं। तो ये रहा दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे, भारतीय रेलवे, जिसमें डिविजनल ऑफिस प्रतापनगर बड़ोदरा का ये ज्वाइनिंग लेटर है, जिसमें उनका नाम है, देखिए, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट 2/4/2023 को ज्वाइनिंग लेटर ये बन के इशू हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 2/4/2023 को ज्वाइनिंग लेटर बन के इशू हुआ है, जो कि देख लीजिए फाइल नंबर इतना है और नाम है भैया का। और सब्जेक्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट टू रेलवे सर्विस फर्स्ट वाइल ग्रुप डी इन मेडिकल डिपार्टमेंट बड़ोदरा। इनको मिला है मेडिकल असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का, वो इनको मिला है, जो कि रेलवे का सबसे अच्छा पोस्ट है। देख लीजिए ये। तो चलिए दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर को देख लेते हैं। देख लीजिए, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट टू रेलवे सर्विस ईस्ट वाइल ग्रुप डी इन मेडिकल डिपार्टमेंट वडोदरा। उसके बाद लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ, कंग्रेचुलेसन, वी आर प्लीज टू ऑफर यू अपॉइंटमेंट इन ईआरएसटी वाइल ग्रुप डी फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट लेवल 1। पे मैट्रिक्स लेवल 18,000 से लेकर 56,900 तक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय आरआरसी मुंबई अगेंस्ट सीएन नंबर 1/2019 वेस्टर्न रेलवे, एज यू नो इज फ्रंट रनर इन इंडियन रेलवे एंड वी आर श्योर दैट यू विल मेक इट मोर प्राउड बाई योर वर्थनेस। कहने का मतलब है कि आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद पर अपॉइंट करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आप आशा करते हैं कि भारतीय रेलवे को प्राउड फील करवाएंगे। यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस थ्रू मेल ऑन ईमेल ID brcdivision@gmail.com फ्रॉम द ईमेल ID मेंशन इन योर एप्लीकेशन फ्रॉम वाइल अप्लाइंग फॉर द एबव पोस्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर इतना विद इन 7 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशंस एंड रिपोर्ट टू दिस ऑफिस। कहने का दोस्त मतलब ये है कि आप अपना एक्सेप्टेंस की, आपने ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार कर लिया है, इसके बारे में आपको ये दिया हुआ डेट है 8 अप्रैल 2023 से पहले आपको ये चीज़ बताना है। फ़ोन करके बताइए या मेल करके बताइए कि आपने ज्वाइनिंग लेटर को अपना एक्सेप्ट कर लिया है पॉजिटिवली, और इल्स योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज लायबल टू बी कैंसिल। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं 7 दिन के अंदर, तो आपका ये ज्वाइनिंग लेटर है जो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको आप सीरियसली लीजिएगा। तो अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वी विश यू लॉन्ग कैरियर इन रेलवे, वी एश्योर यू हैव ए ग्रेट जर्नी एंड ग्रेटफुल सपोर्ट। ये सब काम की चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा दिया हुआ है। तो अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसके साथ साथ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या आपको ले जाना है क्या। तो चलिए, वेस्टर्न रेलवे का आप देख सकते हैं, इसी के साथ आया हुआ है। तो द कैंडिडेट विल हैव टू टेक एन ओथ मेक सोलोमन अफर्मेशन ऑफ एलिजियंस ऑफ इंडिया एंड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को खुद से ही ये डिसीजन लेना है और भारत के संविधान को साक्षी मान के ये शपथ लेना है कि हम पॉजिटिव काम करेंगे। द कैंडिडेट इज लायबल टू बी ट्रांसफर पोस्टेड टू एनी स्टेशन ऑन द रेलवे स्टेशन एक्सेप्टिंग ऑन द रेलवे एंड एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट वुड इंडिकेट दैट इज एक्सेप्ट इन कंडीशन। मतलब कि आप यदि अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको रेलवे का हर कंडीशन को मानना पड़ेगा। आपका ट्रांसफर किसी भी स्टेशन पे किया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन दैट इट इज नॉट सर्विंग एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ हिज ज्वाइनिंग और दैट if he is already employed, his employer has permitted him to take up another employment and has relieved him from his present job। कहने का दोस्त ये मतलब है, इसका मेन पर्पस ये है कि पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको ज्वाइनिंग से पहले रिजाइन देकर अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ ले आकर सबमिट करना होगा। बाकी आगे चलते हैं 4 नंबर पॉइंट, द कंटिन्यूएंस ऑफ द कैंडिडेट इन रेलवे सर्विस शैल बी सब्जेक्ट टू योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट बीइंग फाउंड सेटिस्फैक्टरी बाय पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। कहने का मतलब यह है कि आपकी नौकरी रेलवे में तभी कंटिन्यू की जाएगी। हो सकता है कि अभी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन 2-4 महीने के बाद आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन घर पे जाता है। यदि वो सेटिस्फैक्ट्री है तभी आपकी रेलवे की सर्विस जो है कंटिन्यू की जाएगी, अन्यथा यदि उसमें डिफॉल्ट पाए जाते हैं आप, तो आपको वहाँ से भी बाहर कर सकता है। तो 5 नंबर में चलते हैं। इन केस एट एनी स्टेज इज फाउंड दैट एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल etc furnished by the candidate and having a bearing of your eligibility is not in the order of any information material facts having bearing of your eligibility had been hidden and found for else। कहने का दोस्त ये मतलब है, यदि आपको किसी भी स्टेज में यानी ज्वाइनिंग करने के बाद भी आप यदि कोई भी डॉक्यूमेंट में गलत पाए जाते हैं तो आपकी जो है ना, आपकी सर्विस को, अपॉइंटमेंट को रद्द किया जा सकता है। 6 नंबर चलते हैं। ये 6 नंबर उन कैंडिडेट के लिए हैं जो SC ST OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं, तो इनको अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू देखते हैं। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS कैटेगरी में प्लीज नोट दैट द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इट इज सब्जेक्ट टू द कास्ट ट्राइब एंड EWS सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। कहने का मतलब ये है कि आपको SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट जो है थ्रू प्रॉपर चैनल से बना हुआ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। यदि इसमें आपकी कोई भी त्रुटि या कोई भी फॉल्स सर्टिफिकेट बनाकर आप देते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। 7 नंबर चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना द कैंडिडेट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर
2004 विल बी गवर्नड अंडर द न्यू पेंशन स्कीम। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1 जनवरी 2004 के बाद या उस दिन से आप किसी भी सर्विस में जाते हैं तो आपको एनपीएस के थ्रू यानी न्यू पेंशन ही आपके लिए लागू होगी, आपको ओल्ड पेंशन पे नहीं रखा जाएगा। 8 नंबर, द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही हैज़ नॉट मोर देन वन वाइफ और मोर वन। ये कहने का ये सेंस है कि आपको रेलवे में सर्विस तभी दी जाएगी जब आप एक डिक्लेरेशन करते हैं कि आपके पास एक ही पत्नी है, यानी आप एक से आपके पास ज़्यादा पत्नी है तो आप रेलवे में जॉब नहीं कर सकते। 9 नंबर चलते हैं, तो द कैंडिडेट हैड टू अंडरगो इनिशियल रेफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स व्हेन प्लान्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी पोस्ट के लिए यदि ट्रेनिंग मतलब एप्लीकेबल है तो उन पोस्टों के लिए जितने भी बंदे जाएंगे उन सभी को जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्लान डेट से उनको ट्रेनिंग कराएगा। तो ट्रेनिंग के लिए सबको भेजा जाएगा, जो कि आपको पास करना जरूरी है, तभी की सर्विस रेगुलर होगी, अन्यथा आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। 10 नंबर चलते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट ही शुड कम्युनिकेट हिज रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग टाइम इफ रिक्वायर्ड। ये बहुत ही मार्केबल पॉइंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंस कर लें, मतलब कि आप हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग आ जाए जल्दी और आप उस ज्वाइनिंग डेट में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने ज्वाइनिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं। इन केस नो सच कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड एंड the candidate does not report within the stipulated time as laid down in the call letter, his candidature is liable to be cancelled and the request of revival of the offer will not be considered। कहने का मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका ज्वाइनिंग टाइम जो है डिले हो, यानी आप 2-4 महीने का एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप मान लीजिए कोई रेगुलर कोर्स करना है जैसे बीएससी आईएससी। बहुत सारे लोगों का क्या है, ज्वाइनिंग करने के चक्कर में बीएससी आईएससी जो है आधे पे ही रह के या छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आप उसको जाके 2-4 महीना अगर आपका बचा हुआ है तो आप बिल्कुल जाइए, एक्सटेंशन ले लीजिए, इधर से एग्जाम दे दीजिए, इधर से पास हो जाइए, उसके बाद आप 3-4-6 महीने तक एक्सटेंशन ले सकते हैं। यदि बोल रहा है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप ज्वाइनिंग भी नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। तो दोस्तों ये काफ़ी मार्केबल पॉइंट था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान दे दिया। बाकी 11 नंबर पॉइंट है वो आपके काम के लायक नहीं है। 12 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मार्केबल है। इसमें बोला है कि द कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड एज पर रूल्स फॉर विच ही विल हैव टू सबमिट रिटन अंडरटेकिंग टू अंडरगो द सेम। कहने का मतलब यह है कि जहाँ भी ज़रूरत है आप ज्वाइनिंग करते टाइम भी आपका री मेडिकल होगा। तो हो सकता है थोड़ा हल्का फुल्का ही हो, लेकिन आपको होगा ही होगा। यदि वहाँ भी आप गलत पाए जाते हैं तो आपकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो वाइल रिपोर्टिंग टू द ऑफिस फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज द कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें बोल रहा है कि ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग हिज डेट ऑफ बर्थ। मतलब आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। स्कूल का मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी ले जाना है, एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यदि आपके पास आईटीआई डिप्लोमा या फिर कुछ भी है, बीटेक वगैरह वगैरह, उस सबको भी आप दिखा सकते हैं। एंड ऑल्सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जरूर दिखाना है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ यू बिलोंग टू SC ST एंड OBC कम्युनिटी विथ नॉन क्रीमिलियर। SC ST के लिए भी तो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना ही है, उसके साथ साथ OBC जो NCL में आते हैं यानी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं उनको भी अपना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना है। उसके बाद 10 आपको इधर लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मा इंक्लोज हियर विद द ड्यूली वेरीफाइड एंड साइन बाय अ गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर जैसे कि BDO SDO SDM या फिर कोई भी मेडिकल का सुपरिटेंडेंट होता है हॉस्पिटल का, उससे आप करा सकते हैं। एंड हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड बाय द कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली। यदि आपने इंटर किया है तो इंटरमीडिएट कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो भी इस पर साइन कर सकता है। दूसरा बात, अटेस्टेशन फॉर्म इंक्लोज हियर विथ ड्यूली फिल्ड इन द ऑल रिस्पेक्ट इन ट्रिपलेट। मतलब आपको एक इसके साथ साथ अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना है जो कि आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ इंक्लोज्ड है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए वेस्टर्न रेलवे का स्टेशन फॉर्म है जिसमें चेतावनी दिया गया है जो कि इसको ध्यान से भरना है क्योंकि इसमें आपका पूरा कुंडली ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों आपको 5x7 का एक पासपोर्ट साइज का अलग से फोटो बनवा कर ले जाना है, जो कि मैक्सिमम 3 बनवा लीजिएगा क्योंकि 3 की जरूरत पड़ ही जाती है। उसके बाद ये चेतावनी है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। बाकी ये काम की चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ से भरना शुरू होता है। आपका सरनेम है तो सरनेम भरिए, नाम भरिए और उसके बाद में पूरा पता भरिए। उसके बाद में घर का पूरा पता दे दीजिए। यदि आप पाकिस्तान के निवासी हैं तो उसका पता दे दीजिए और आप कब से भारत में रह रहे हैं इसका बारे में बताना है। 4 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मार्केबल है। पिछले 5 वर्षों में यदि आप 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक कहीं ठहरे हैं जैसे कि विदेश में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसका डिटेल भरना है। उसके बाद यदि देख लीजिए कब से कब तक कहाँ रहे हैं इसके बारे में भरना है। उसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ 3 नंबर पेज पे देखिए, पिता के बारे में पूरा डिटेल देना है, माता के बारे में देना है, पत्नी के बारे में देना है, पति के बारे में देना है, भाई के बारे में देना है या बहन के बारे में देना है, और बाकी पुत्र पुत्री है तो उसके बारे में भी देना है। तो उसके बाद राष्ट्रीयता भर देना है, इंडियन होगा इसमें। जन्म तारीख आप भर सकते हैं, वर्तमान आयु भरना है, मैट्रिकुलेशन उतनी करने के समय आपकी आयु क्या थी, मतलब आप 15-16 साल में तो लगभग कोई कर ही लेता है, बाकी आपकी कितनी थी आप अपने अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद जन्म स्थान किस जिले में और राज्य लिखना है, आप किस जिले और राज्य के हैं वो भी भरना है। आपके पिता मूलतः किस जिले और राज्य के हैं ये अपना भर देना है। आपका धर्म भरना है, आपका जात क्या है, SC ST OBC उसके बारे में भरना है।
आप कितनी क्वालिफिकेशन कर चुके हैं, तो उसके बारे में पूरा विवरण दे देना है, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, बीएससी, आईटीआई, डिप्लोमा, ये सारे का दे देना है। और 11 नंबर देख लीजिए दोस्तों, इसमें बोला है कि यदि आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे देना है, जो कि ये बहुत ज़्यादा मार्केबल पॉइंट हो जाता है। इसको आप देख के अच्छे ढंग से पर भरिएगा। उसके बाद 11 नंबर इस उन लोगों के लिए है जो कि भारत सरकार के या राज्य सरकार के पीछे कभी नौकरी करते थे और उनमें उनको कोई पनिशमेंट मिला था या उनके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल हुआ था, तो उसके बारे में या स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया हो, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल देना है, जो कि आप लोगों के लिए नहीं है। 11 नंबर है कि दिया गया है कि गिरफ्तार हुए हैं, कोई आपको मुकदमा दायर हुआ है या कभी आप जेल में गए हैं या कभी जमानत हुई है, तो ये सब चीज़ें जिनके ऊपर एप्लीकेबल है वो अपना देख लेना। बाकी सबके लिए तो नो ही लगभग लोगों के लिए हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं तो 11 नंबर में दिया है कि अपने क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम अथवा ऐसे 2 व्यक्तियों के प्रमाण पत्र दीजिए जो आपको भली भांति जानते हो। ये उन लोगों को देना है जैसे कि कोई खास लोग हो गए, अपने घर के लोगों को दे दीजिए या फिर पास में जिसका भी घर है उनका नाम देना है, क्योंकि उनसे पुलिस का वेरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि पुलिस उनसे पूछेगी कि आपके बारे में कि आप कैसे हैं, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ध्यान देके अच्छे आदमी का ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो फंसाने का भी काम करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहचान प्रमाण पत्र, इस प्रमाण पत्र को भी भर के ले जाना है। पे देखिए लिखा हुआ है पहचान प्रमाण पत्र, जो कि नीचे दिया हुआ मैं दिखाऊंगा, उस पर आपको किसी एक अधिकारी का साइन होना चाहिए, जैसे कि गैजेटेड ऑफिसर हो गया कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बाद में कोई भी विधायक हो गया या फिर एसडीएम हो गया या फिर बीडीओ हो गया, ये लोग गैजेटेड ऑफिसर में ही आते हैं, या फिर तहसीलदार या फिर डिप्टी तहसीलदार, ये सब गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो आप मतलब तहसील ऑफिस में भी जाके बनवा सकते हैं। उसके बाद डाकपाल का भी कर सकते हैं या पंचायत इंस्पेक्टर का भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने कॉलेज का या स्कूल का जाके प्रिंसिपल से करवा लीजिए, वो आपको अच्छा से कर देंगे। फिर वीडियो का भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए ये क्या आपका आईडी कार्ड हो गया, प्रमाणित किया जाता है कि इतना मैं इनको इतना महीने से जानता हूँ, जो कि विवरण दिया हुआ है मेरे अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। इसी पे वो बस अपना साइन कर देंगे, आपका बन जाएगा। ठीक, ये कार्यालय में भरा जाएगा, तो इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है फ्रॉम हेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है ये आपके लास्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस कॉलेज के प्रिंसिपल से ही करवाना है, नो अदर देन हिम। तो आपको तो ये देख सकते हैं। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम एक गैजेटेड ऑफिसर से भी करवाना है, तो एक गैजेटेड ऑफिसर भी करेगा और एक आपका प्रिंसिपल भी करेगा। तो इस पर आप गैजेटेड ऑफिसर कोई भी बीडीओ, एसडीएम, एसडीओ उसे करा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बात पूरी समझ में आ चुकी होगी, और आ चुकी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।